कोई तो रोक लो। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। छोटी माँ बोली, मौसी उसने कहा कि मैंने खाना खा लिया और आपने उसकी बात का यकीन भी कर लिया। वो गुस्से में झूठ भी तो बोल सकता है। मौसी बोली, नहीं बहू रानी, मैं पुन्नू बाबा को अच्छे से जानती हूँ। वो कसम खाकर कभी झूठ नहीं बोलते। चंदा मौसी की बात सुनकर छोटी माँ कुछ सोच में पड़ गई। तभी उनकी नजर मेरे बैग पर पड़ी और वो बोली, मौसी जरा उसका बैग उठाइए, अभी पता चल जाएगा कि उसने खाना खाया है कि नहीं। मौसी ने बैग उठा कर दिया तो छोटी माँ ने टिफिन निकाल कर देखा जो भरा हुआ था। वो टिफिन मौसी को दिखाने लगी। तभी उनकी नजर मेरे बैग में रखे बॉक्स और 2 लिफाफों पर पड़ी। छोटी माँ ने उन दोनों चीजों को बाहर निकाला। सबसे पहले उन्होंने वो बॉक्स खोला तो उसमें चूड़ियाँ देखकर दोनों चौंक गई। मौसी ने पूछा, ये किसकी चूड़ियाँ है बहू रानी, और ये बाबा के बैग में क्यों है? छोटी माँ ने कहा, लगता है ये पुन्नू ने किसी के लिए खरीदी है और इन लिफाफों में शायद कोई ग्रीटिंग्स हो। ये कहकर छोटी माँ ने पहले सॉरी वाला लिफाफा खोला और उसमें नाम पड़ा। फिर वो दूसरा वाला भी लिफाफा खोलती है तो उसमें भी उनका ही नाम था, जिसे देखकर फिर से उनकी आंखों में आंसू आ गए। मौसी ने पूछा, क्या हुआ बहू रानी, इसमें ऐसा क्या लिखा है जिसको पढ़कर आप रोने लगी, और ये सब किसके लिए है? छोटी माँ बोली, मौसी ये सब मेरे लिए है। इस ग्रीटिंग में लिखा है कि छोटी माँ को पुन्नू की तरफ से कल की गलती के लिए सॉरी, ऐसा फिर नहीं होगा। और इस दूसरी ग्रीटिंग में लिखा है कि छोटी माँ को पुन्नू की तरफ से जन्मदिन की बहुत 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 बधाई। छोटी माँ की बात सुनकर मौसी की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने छोटी माँ से कहा, बहुरानी, पुन्नू बाबा तो कल के लिए आपको सॉरी बोलने और जन्मदिन की बधाई देने आ रहा था, लेकिन उस बेचारे को इस सब के बाद मिला क्या? जानवरों की तरह पिटाई। ये बोलकर मौसी अपने आंसू बहने से नहीं रोक सकी और फफक कर रो पड़ी। लेकिन छोटी माँ अपने आंसू पोंछते हुए बोली, आप चिंता मत कीजिए मौसी, आज इस घर में जो कुछ भी हुआ है वो अब दोबारा नहीं होगा। तब मौसी बोली, बहुरानी, दवा ना लगाकर उस बिन माँ के बच्चे को दुख तो आप भी दे रही है। मौसी की बात सुनकर छोटी माँ ने उनकी तरफ देखा और फिर मौसी से बोली, मौसी वो बिन माँ का नहीं है, मैं उसकी माँ हूँ और अब कोई उसे दुख नहीं दे सकेगा। आप दवा और ये सारा सामान लेकर पुन्नू के कमरे में आ जाइए। ये कहकर छोटी माँ मेरे कमरे की तरफ बढ़ चली और चंदा मौसी वो सारा सामान मेरे कमरे में लाने के लिए समेटने लगी। मेरे कमरे में आकर छोटी माँ मेरे पास आकर बैठ गई। छोटी माँ को आया देखकर मैं भी उठकर बैठ गया। मैं खुश भी था और मन ही मन डर भी रहा था। तभी चंदा मौसी भी मेरा बैग और बाकी का सामान लेकर मेरे कमरे में आ गई। छोटी माँ ने टिफिन मुझे दिखाते हुए कहा, ये क्या है? तुमने खाना नहीं खाया और चंदा मौसी से कहते हो खाना खा लिया। मैं बोला, मैं मेहुल के यहाँ से खाना खाकर आया हूँ छोटी माँ। छोटी माँ गुस्से में बोली, क्या हम लोग तुम्हें खाना नहीं देते जो तुम अपने दोस्तों के घर खाना खाने जाते हो? आज से तुम्हारा खाना पीना सब बंद। मौसी, आज से इसे कोई खाना नहीं देगा। छोटी माँ की बात सुनकर मैं डर गया और मेरा चेहरा रुआसा हो गया। मेरी ऐसी हालत देखकर मौसी हंसने लगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पर मौसी की हंसी देखकर छोटी माँ बोली, क्या मौसी आप जरा देर चुप नहीं रह सकती थी? फिर छोटी माँ ने मुझे अपने गले से लगा लिया। छोटी माँ के सीने से लगकर मुझे बहुत सुकून मिला। मैं बहुत देर उनके गले से लगा रहा। फिर छोटी माँ मुझे ग्रीटिंग और चूड़ियाँ दिखाकर बोली, ये सब तुझे लाने को किसने कहा था और तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैंने कहा, किसी ने नहीं कहा छोटी माँ, मुझे चूड़ियों की दुकान दिखी तो लगा कि ये चूड़ियाँ आप पर अच्छी लगेंगी, इसीलिए मैंने ले ली और जब बाहर निकला तो ग्रीटिंग की दुकान भी दिखाई दी। मैंने कल आपको बर्थडे विश भी नहीं किया था और पार्टी में ना आकर आपको दुख भी पहुंचाया था, इसलिए ये कार्ड भी ले लिए। ये सब मैंने अपने जेब खर्च के पैसे से खरीदे हैं। ये बोलकर मैंने मौसी से दवा का बॉक्स लिया और उसमें से डेटॉल निकालकर
छोटी माँ के सिर में लगे जख्म पर लगाने के बाद उसमें दवा लगाई और फिर छोटी माँ को देखने लगा। उनने हंसते हुए मुझे अपने सीने से लगा लिया। अब हम सब खुश थे। रात को पापा घर आए तो मैं खाना खाकर अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। छोटी माँ ने उन्हें दिन में हुई सारी बातें बताईं। इससे पापा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो मेरे कमरे में आए। उनने मुझसे बड़े प्यार से बात की और मुझे सॉरी भी बोला, मगर ना जाने क्यों अब पापा मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। मैंने उनकी हर बात का जवाब हाँ या ना में दिया, क्योंकि मैं उनसे कोई बात करना नहीं चाहता था और चाहता था कि वो जल्द से जल्द मेरे पास से चले जाएं। कुछ देर मेरे पास रुकने के बाद पापा चले गए और मैं फिर से पढ़ने लगा। कुछ देर बाद छोटी माँ मेरे कमरे में आई और मेरे पास बैठते हुए कहने लगी, तुमने अपने पापा से अच्छे से बात क्यों नहीं की? क्या तुम उस दिन की बात को लेकर अभी तक नाराज हो? मैं बोला, मैं उनसे नाराज नहीं हूँ छोटी माँ। छोटी माँ बोली, तो फिर उनसे अच्छे से बात क्यों नहीं की? मैं कहा, मेरा मन ही नहीं किया बात करने का। छोटी माँ बोली, उन्होंने दिन में तुम्हारी पिटाई की थी, क्या इसलिए तुम्हारा मन नहीं किया? मैंने कहा, वो बात तो मैं कब की भूल चुका हूँ और मुझे इसके लिए उनसे कोई शिकायत नहीं है। छोटी माँ बोली, क्या अपनी छोटी माँ को भी नहीं बताओगे कि तुम्हारा पापा से बात करने को मन क्यों नहीं किया? मैं थोड़ी देर सिर झुकाए बैठा रहा, फिर बोला, पापा बहुत गंदे हैं, इसलिए मेरा मन नहीं किया उनसे बात करने का। छोटी माँ बोली, ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारे पापा है, उन्हें तुम्हारी भलाई की चिंता है, इसलिए उन्हें गुस्सा आ गया और उनने तुम्हें मारा था। मैंने बोला, मैंने कब कहा कि उन्होंने मुझे गलत मारा? मैं तो उनके मारने वाली बात को दिन को ही भुला चुका हूँ। छोटी माँ बोली, तो फिर तुम क्यों कहते हो कि तुम्हारे पापा गंदे हैं? मैं कुछ नहीं बोला, सिर झुकाए चुपचाप बैठा रहा। तब छोटी माँ बोली, सच सच बताओ, तुमको मेरी कसम है। मैं थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, क्योंकि उन्होंने आपको इतनी बुरी तरह से धकेला कि आपको खून निकल आया और वो इसे देखते हुए भी ऑफिस चले गए। उनको आपकी जरा भी चिंता नहीं हुई। कहीं आपका सारा खून बह जाता तो मेरी मम्मी की तरह आप भी मर जाती ना। ये कहकर मैं रोने लगा और छोटी माँ ने मुझे अपने सीने से चिपका लिया। मैंने थोड़ी देर बाद छोटी माँ की तरफ देखा तो उनकी आंखों में भी आंसू थे। मैं तुरंत उठा और उनकी आंखों से आंसुओं को पोंछने लगा तो उनने मुझे फिर अपने सीने से लगा लिया। उनके गले लगने से मुझे इतना सुकून मिला कि मैं उनसे गले लगे लगे ही सो गया। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि छोटी माँ मेरे पास ही सो रही थी। मैं फिर उनके सीने से चिपक गया, मगर फिर मेरी नजर उनके जख्म पर पड़ी तो मेरा मन फिर पापा को लेकर कड़वाहट से भर गया। लेकिन छोटी माँ का चेहरा देखकर सब कुछ भूल गया और छोटी माँ से लिपटकर आंख बंद करके लेट गया। थोड़ी देर बाद छोटी माँ की नींद खुली। वो मेरे माथे को चूमने लगी और मुझे नींद से जगा रही थी। मैंने आंख खोली और फिर छोटी माँ के गले लग गया। छोटी माँ बोली, चलो अब बहुत लाड हो गया, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, नहीं तो स्कूल को देर हो जाएगी। मैं खुशी खुशी फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होने के बाद छोटी माँ ने मुझे नाश्ता कराया और फिर मैं स्कूल चला गया। स्कूल में मैंने सारी बात मेहुल को बताई। वो भी मेरी बात सुनकर खुश हो गया। इस तरह मेरी जिंदगी एक नया मोड़ ले रही थी और अब मैं अपनी छोटी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगा। मगर कहीं ना कहीं मेरे दिल में पापा के लिए कड़वाहट भी भरी हुई थी। यूं ही दिन बीते बीते 1 साल बीत गया और फिर मेरी छोटी बहन अमिता का जन्म हुआ। अमिता के आने से मुझे एक जीता जागता खिलौना मिल गया। मैं सारे समय उसके आसपास ही मंडराता रहता, लेकिन वो अभी बहुत छोटी थी, इसलिए कोई मुझे उसको अपनी गोद में लेने नहीं देता था। फिर भी स्कूल से आने के बाद मैं सारे समय अमिता के पास ही रहता और बहाने बहाने से उसे छूता रहता। छोटी माँ मेरी इस हरकत को देख मुस्कुरा देती और कुछ देर के लिए अमिता को मेरी गोद में दे देती। कभी कभी छोटी माँ अमिता को दूध पिला रही होती तो मैं भी दूध पीने की जिद करने लगता।
तब वो मुझसे कहती, पुन्नू बेटा, तुम जैसे भूख लगने पर खाना खाते हो, ऐसे ही ये अमिता का खाना है। अब यदि तुम इसे खा लोगे तो अमिता भूखी रह जाएगी। कभी कभी तो मैं उनकी बात को समझ जाता, और जब कभी नहीं समझता तो वो अपनी एक तरफ से अमिता को और दूसरी तरफ से मुझे लगाकर साथ साथ दूध पिलाती। शायद उन्हें भी मेरा ऐसा करना अच्छा लगता था और वो बस मुझे देखकर मुस्कुराती रहती थी। ऐसे ही बहुत से पल आए जिन्होंने मेरे मन से इस बात को हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया कि छोटी माँ मेरी सौतेली माँ है। उन्होंने भी मुझे इस बात का कभी एहसास नहीं होने दिया। दिन बीतते जा रहे थे। मेरी दुनिया स्कूल में मेहुल और घर में मेरी छोटी माँ और मेरी छोटी बहन अमिता के बीच ही सिमट कर रह गई थी, मगर मैं इसी सब में बहुत खुश था। यूं ही 3 साल बीत गए और फिर मेरी दूसरी छोटी बहन नामिता का जन्म भी हो गया। अब मेरी खुशी दुगनी हो चुकी थी। नामिता के जन्म होने तक मैं ज्यादा तो नहीं मगर थोड़ा बहुत समझदार जरूर हो चुका था और अपनी दोनों बहनों का बहुत ख्याल रखता था। नामिता तो अभी छोटी थी, वो सारे समय या तो झूले में या फिर छोटी माँ की गोद में ही रहती थी। मगर अमिता अब थोड़ी बहुत चलने लगी थी, इसलिए मैं उसकी उंगली पकड़कर उसे सारे घर में घुमाया करता था, जिसे देखकर छोटी माँ मुस्कुराती रहती थी। एक दिन मैंने छोटी माँ से कहा, छोटी माँ, हमारे घर में बहुत समय से कोई पार्टी नहीं हुई। मैं चाहता हूँ कि नामिता के पहले बर्थडे पर हम पार्टी करें और अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाएं। छोटी माँ बोली, पार्टी तुझे पसंद नहीं है, इसलिए तो मैंने अमिता के बर्थडे तक की कोई पार्टी नहीं की थी। आज अचानक तुझे ये पार्टी करने का ख्याल कैसे आ गया? मैंने कहा, आप ठीक कहती हो छोटी माँ, मगर कल जब ये बड़ी होगी और इन्हें पता चलेगा कि इनके जन्मदिन में कभी पार्टी सिर्फ इसलिए नहीं दी गई क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं था, तब क्या मैं या आप इन्हें कोई जवाब दे पाएंगे? छोटी माँ बोली, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर क्या तुम पार्टी में शामिल होना पसंद करोगे? मैंने कहा, क्यों नहीं छोटी माँ, मैं अपनी बहनों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर तो ये सिर्फ एक पार्टी में शामिल होने की बात है, मैं पार्टी में जरूर शामिल होऊंगा। छोटी माँ बोली, तब हम नामिता के जन्मदिन पर जरूर पार्टी देंगे। नामिता के ही नहीं बल्कि अब हम अमिता के जन्मदिन की भी पार्टी देंगे, अब तो खुश? मैं बोला, जी छोटी माँ। फिर मैं अपनी छोटी बहनों के साथ खेलने लगा और छोटी माँ नामिता के जन्मदिन की पार्टी देने की तैयारी में लग गई। कुछ दिन बाद नामिता के जन्मदिन की पार्टी हुई। पार्टी में हमारे सभी रिश्तेदार आए थे। छोटी माँ के मायके से उनकी बड़ी बहन अनुराधा और उनके पति दिनेश के साथ उनका बेटा कमल और बेटी कीर्ति पार्टी में आए थे। ऋचा आंटी, मेहुल के पापा और मेहुल भी पार्टी में आए थे। मैं भी अपनी दोनों बहनों के साथ पार्टी में शामिल हुआ और केक काटा गया। केक काटे जाने के बाद छोटी माँ ने मुझे मौसी और मौसा जी से मिलवाया, मगर मौसी जी मुझसे मिलकर कुछ खास खुश नजर नहीं आई। लेकिन मैंने इस बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और अमिता की उंगली पकड़कर उसे सारे मेहमानों के बीच घूमता रहा, जिसे देखकर छोटी माँ और ऋचा आंटी दोनों मुस्कुराती रही। ऋचा आंटी ने देखा कि अनुराधा मौसी मुझसे मिलकर खुश नजर नहीं आ रही थी, इसलिए आंटी मौसी के पास गई और पूछा, क्या बात है अनूप, तुझे पुन्नू से मिलकर खुशी नहीं हुई क्या? मौसी बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। आंटी ने कहा, तो फिर क्या बात है, ऐसा मुंह क्यों बना कर रखा है? मौसी बोली, मैं सोच रही थी कि सुनीता की दोनों ही लड़कियां ही है, कोई लड़का नहीं है। लड़कियों की एक ना एक दिन शादी हो जाएगी। यदि कोई लड़का होता तो वो कम से कम बुढ़ापे में उसका ख्याल तो रखता। आंटी ने कहा, तू ऐसा क्यों सोचती है, पुन्नू तो है ना, तूने देखा नहीं वो अपनी छोटी माँ और बहनों को कितना प्यार करता है। मौसी बोली, लेकिन पुन्नू है तो उसका सौतेला बेटा ही ना, अभी वो छोटा है और इस सगे सौतेले की बात को नहीं समझता, मगर एक ना एक दिन तो उसे बड़ा होना ही है और तब वो इस सगे सौतेले के भेद को भी अच्छी तरह से समझ जाएगा।
क्या तब वो अपनी सौतेली माँ और बहनों से इस तरह प्यार कर पाएगा जैसे आज करता है? अभी आंटी कुछ बोलने वाली थी कि तभी मौसा जी बोले, अनु तुम ठीक कहती हो कि पुन्नू अभी बच्चा है, मगर तुम इस बात को क्यों भूलती हो कि एक बच्चा वैसा ही बनता है जैसे उसके माता पिता उसे संस्कार देते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम इस सगे सौतेले की बात को ज्यादा तूल ना दें और ना ही इन बच्चों में इस बात को लेकर कोई भेद आने दे। मौसी बोली, मैं तो बस वो ही बोल रही हूँ जो आगे चलकर होना है। तभी छोटी माँ वहाँ आ गई। उनने शायद अनुराधा मौसी की बातों को सुन लिया था। वो मौसी की बात के जवाब में बोली, देखो दीदी, मुझे मालूम है कि मैं उसकी सगी माँ नहीं हूँ और पुन्नू भी इस बात को जानता है, लेकिन अब हम सब एक परिवार है और हमारे बीच सगे सौतेले की कोई बात नहीं है। मौसी बोली, मैं आज की बात नहीं कर रही, मैं तो उस आने वाले कल की बात कर रही हूँ जब तुम्हारा ये पुन्नू बड़ा हो जाएगा और शादी करके अपनी दुल्हन लाएगा, तब इसे यही माँ बहन सौतेली नजर आएंगी। छोटी माँ बोली, दीदी शादी के बाद तो अपना सगा बेटा भी बदल जाता है। कमल तो आपका सगा बेटा है, क्या आप ये कह सकती हैं कि शादी के बाद वो नहीं बदलेगा? छोटी माँ के मुंह से अपने बेटे के बारे में ऐसी बात सुनकर मौसी को अच्छा नहीं लगा। मौसी बोली, तुमको आज भले ही मेरी बात बुरी लगे, मगर एक दिन मेरी बात जरूर सच होगी, तब तुझे मेरी कही बात का एहसास होगा। छोटी माँ बोली, दीदी ऐसा कभी नहीं होगा। पुन्नू मुझे और अपनी बहनों को बहुत प्यार करता है और मुझे विश्वास है कि आपकी कही बात कभी सच नहीं होगी। वो देखिए पुन्नू को कैसे अपनी बहन को सारी पार्टी में घुमा रहा है, जबकि वो खुद पार्टी और भीड़ भाड़ से दूर रहता है। ये पार्टी भी उसने अपनी बहनों की खुशी के लिए रखवाई है, नहीं तो हम लोगों के मन में तो पार्टी रखने का कोई ख्याल ही नहीं था। छोटी माँ की बात सुनकर उनके साथ साथ मौसी और आंटी भी मेरी तरफ देखने लगे। मैं अमिता को पूरी पार्टी में घुमा रहा था और तरह तरह के नाटक कर उसे हंसा रहा था। फिर पार्टी खत्म होने के और मेहमानों के जाने के बाद सभी लोग घर में बैठे थे। तभी आंटी मेरे पास आकर बोली, पुन्नू तेरी छोटी माँ अमिता और नामिता को लेकर तुम्हारी मौसी के साथ कुछ दिनों के लिए उनके घर जा रही है। मैंने कहा मैं भी छोटी माँ के साथ जाऊंगा। मौसी बोली, लेकिन पुन्नू मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती क्योंकि तुम्हारे पापा ने तुम्हें ले जाने से मना किया है। मैं बोला, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो छोटी माँ को भी नहीं जाने दूंगा। मेरी बात सुनकर सभी हंसने लगे और मुझे परेशान देखकर छोटी माँ बोली, मैं कहीं नहीं जा रही, तेरी मौसी और आंटी तुझे चिढ़ा रही है। और फिर उनने मुझसे कहा, जाओ अंदर, अमिता और नामिता सो रही है, उनके पास जाकर बैठो, मैं तुम्हारी मौसी और आंटी को बाहर तक छोड़कर आती हूँ। छोटी माँ की बात सुनकर मैं अंदर चला गया और छोटी माँ मौसी और आंटी को छोड़ने बाहर चली गई। उस दिन के बाद से मेरे मौसी के परिवार से भी रिश्ते बनने लगे। खासकर मौसा जी मुझे बहुत पसंद आए थे क्योंकि वो मुझसे बड़े ही प्यार से और किसी दोस्त की तरह ही पेश आते थे। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।